तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका होम फोन्स के चौथे पार्ट में। और उम्मीद है कि पिछला 3 पार्ट भी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट होम फोन्स का चर्चा किया गया है। और आज फिर 15 इससे इंपॉर्टेंट होम फोन्स का चर्चा हुआ है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। पिछले 3 वीडियो में भी यही बोल रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट होता है तभी लेके आते हैं, नहीं तो लाने का कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगा तभी तो लेके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। वीडियो ये पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, पहला वर्ड है वेरासिटी और उसी से मिलता जुलता वर्ड है वेरासिटी। तो एक में ओ है और दूसरा में ई है। तो सिंपल से इसका मीनिंग समझेंगे कि वेरासिटी माने ईगरनेस या ग्रीड से संबंधित होता है, लालच से संबंधित होता है। क्या होता है? लालच से। ये वर्ड जो है किससे संबंधित है? लालच से संबंधित है। इसका एक सिमिलर वर्ड हम कह सकते हैं सिनोनिम ईगरनेस। ठीक है, ईगरनेस कह सकते हैं, यानी कि किसी चीज के लिए ज्यादा से ज्यादा भूख होना, चाहे वो फूड के लिए हो, चाहे वो नॉलेज के लिए हो, चाहे किसी और चीज के लिए हो। तो वेरासिटी माने लालच कर सकते हैं। दूसरा वर्ड है वेरासिटी। वेरासिटी माने होता है ट्रूथफुलनेस, यानी कि सच्चाई या ऑनेस्टी। ठीक है, तो ऑनेस्ट कर सकते हैं, ईमानदारी इसको कह सकते हैं। ये ऑनेस्ट हुआ। वेरासिटी दोनों वर्ड में ये लालच है और ये ऑनेस्टी है। ठीक है, तो वेरासिटी ईमानदारी से संबंधित है, सच्चाई से संबंधित है, और ये वेरासिटी लालच से संबंधित है। ओ और ई में ये फर्क हुआ। जैसे इसको वर्ड में यूज करेंगे, हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो कैसे बोलेंगे? जैसे कि यू कैन नॉट क्वेश्चन माय वेरासिटी। तुम मेरे ऑनेस्टी पे क्या कर सकते हो? प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हो। तो ऑनेस्टी कहिए, इसको नाउन है। ठीक है, तो इसी का एडजेक्टिव बनता है, क्या बनता है? वेरासिटी का बनता है वेरासियस और वेरासिटी का बनता है वेरासियस। ठीक है, हम कह सकते हैं ही इज ए वेरासियस पर्सन, यानी कि वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, ऐसा कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेसल और वेसल, ये वेसल और ये वेसल, एक में ए है और दूसरा में ई है। एक में ए है और दूसरा में ई है। तो ये जो वेसल हो गया, ये वेसल है गुलाम। क्या होता है? स्लेव। क्या कहते हैं इसको? स्लेव। ये हुआ स्लेव। और ये जो वेसल हुआ, इसको कहेंगे कंटेनर। ठीक है, कंटेनर मतलब जो बर्तन होता है उसको कहते हैं वेसल, या फिर हम लोग इसको जहाज के अर्थ में भी यूज करते हैं वेसल को। ठीक है, तो VASSAL वेसल माने गुलाम, स्लेव, और VESSEL मतलब कंटेनर। ठीक है, बर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट वर्ड है, 5। रोड, 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 रूट, रूट। ठीक है, अब पांचों का मीनिंग को समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, कोशिश करेंगे कि अच्छे जगह समझा दिया जाए। तो ROUT, रोट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है डिफीट, यानी कि हराना। क्या करना? हराना। यहाँ पर हम लिखते हैं, ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो ROUT मतलब डिफीट। ठीक है, जैसे कि आई रोटेड हिम इन द बैटल, मैंने उसे युद्ध में हरा दिया। ठीक है, मैंने उसे लड़ाई में हरा दिया। तो हम यहाँ पर डिफीट यूज कर सकते हैं ROUT के जगह पर, या फिर डिफीट की जगह पर ROUT यूज कर सकते हैं। रोड ज्यादा कॉमन डिफीट है, रोड ये रेयर मिलता है। तो परीक्षा में तो यही सब, परीक्षा में तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट थिंग पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? रोड माने डिफीट हो गया, और ये रोड ROT, रोड माने याद करना, यानी कि हाथ, HART, हाथ, यानी कि रटना। क्या करते हैं इसको? इसको कहेंगे रटना। ठीक है, किसी चीज को रटना कहते हैं RAROTE। और ये रोड आप जानते होंगे, ये है सड़ना, यानी कि डीके। ये क्या है? डीके। ठीक है, सीके लिखा गया, ये डीके। ठीक है, ROT रोड मतलब डीके। तो ये ROUT रोड माने डिफीट, हराना या हारना, ROTE रोड माने रटना, और ROT रोड माने डीके यानी सड़ना। ठीक है, अब ये ROUTE रूट यानी रास्ता, ये क्या हो गया? ये हो गया रास्ता। ठीक है, इसको कहेंगे रास्ता। और ROOT इसका 2 मीनिंग होता है। ROOT का 2 मीनिंग होता है। एक बहुत ही कॉमन जो आपको पता होगा, रूट मतलब जड़, और दूसरा होता है चीयर। क्या होता है? चीयर, CHEER, चीयर करना, यानी कि हौसला अफजाई करना, यानी कि अप्लॉज करना, प्रशंसा करना। तो इस चीयर, जैसे कि आई वांट टू रूट फॉर माय टीम। ठीक है, मैं अपने टीम के लिए चीयर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर रूट हो गया, और एक होता है इसका जड़। ठीक है, एक होता है जड़। इसे कह सकते हैं व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का जड़ क्या है, यानी कि रूट क्या है। और
एक रूट जो पेड़ के का जड़ होता है वो हुआ। तो रूट का दो मीनिंग निकल गया, एक जड़ और एक जियर। अगला देखते हैं सेंसुअल और सेंसुअस। यहाँ पर डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, सेंसुअल और सेंसुअस। दोनों का ही मतलब ये होता है कि इंद्रियों से संबंधित, यानी कि हमारे सेंस ऑर्गन से संबंधित। दोनों का मतलब एक ही यही हुआ कि हमारे इंद्रियों से संबंधित है, यानी कि सेंस ऑर्गन से संबंधित है, सेंसुअल और सेंसुअल। अब फर्क कहाँ है? तो फर्क ये है कि सेंसुअल का यूज हम लोग सेक्सुअल के जगह पे यूज कर सकते हैं, यानी कि दोनों में अब सिमिलरिटी देखिएगा, दोनों में यू ए एल लगा हुआ है, ठीक है। सेक्सुअल में भी यू ए एल लगा हुआ है और सेंसुअल में भी यू ए एल लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग सेक्सुअल के जहाँ जहाँ सेक्सुअल यूज कर सकते हैं वहाँ वहाँ सेंसुअल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सेंसुअल का प्रयोग यही मात्र हुआ कि सेक्सुअल की जगह पर, सेक्सुअल वाले फीलिंग वाला में हम लोग सेंसुअल को यूज कर सकते हैं। अब सेंसुअस क्या हुआ? तो सेंसुअस हम बाकी सभी जगहों पर यूज कर सकते हैं, बाकी की इंद्रियों से संबंधित में। जैसे कि हम कर सकते हैं वेरी सेंसुअस पोएट्री, वेरी सेंसुअस पोएट्री। अब वहां पर हम वेरी सेंसुअल पोएट्री कहेंगे तो वो सेक्सुअल से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। और सेंसुअस कहेंगे यानी कि मेरे सेंसेस को, यानी कि मेरे सेंसेस को बड़ा ही भा रहा है ये पोएट्री, ये जो कविता है ये मेरे सेंसेस को बहुत ही भा रहा है, यानी कि पोएटिक इंसेंस जो मेरे अंदर है उसको बड़ा अच्छा लग रहा है, तो सेंसुअस पोएट्री कर सकते हैं, ठीक है। हम सेंसुअस एरोमा कर सकते हैं, जैसे कि कोई डिश का, जैसे कि इस डिश का एरोमा बहुत सेंसुअस है, यानी कि इस जो डिश है इसका जो सुगंध है मेरे सेंसेस को बहुत भा रहा है, यानी कि मेरे नॉस्ट्रिल्स को बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस अर्थ में हम लोग सेंसुअस से यूज करते हैं, या फिर हम कर सकते हैं वेरी सेंसुअस बुके, वेरी सेंसुअस बुके, यानी कि जो गुलदस्ता है वो मेरी आंखों को बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस अर्थ में सेंसुअस का प्रयोग करेंगे, और सेंसुअल का प्रयोग हम लोग सिर्फ सेक्सुअल के अर्थ में करेंगे, ठीक है। सेंसुअस का प्रयोग बाकी सब इंद्रियों के लिए कर सकते हैं। ये हो गया सेंसुअस और सेंसुअल, क्लियर हुआ। यू ए एल से आप पकड़ लीजिएगा कि इसका यूज किस अर्थ में करना है और सेंसुअस का यूज किस अर्थ में करना है। अगला देखते हैं टेम्पर। ये टेम्पर हो जाता है, इसका मतलब होता है हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप करना यानी कि इंटरफेयर करना, ठीक है, इंटरफेयर करना, ठीक है। इंटरफेयर करना किसी में, हस्तक्षेप करना। और ये टेम्पर में होता है गुस्सा यानी एंगर, या फिर मन की दशा, मनोदशा कर सकते हैं, या एंगर कर सकते हैं, ठीक है। ये टेम्पर TEMPER टेम्पर माने एंगर, और TAMPER टेम्पर माने छेड़छाड़ करना या हस्तक्षेप करना। जैसे कि डोंट टेम्पर विद दिस एविडेंस, इन सबूतों के साथ छेड़छाड़ मत करो, ठीक है। तो इसलिए हम इंटरफेयर नहीं करना है उसके, उस सबूत में इंटरफेयर नहीं करना है। तो टेम्पर माने वो, और टेम्पर यानी कि गुस्सा संबंधित, ठीक है। टुडे ही इज इन बैड टेम्पर, आज वो बड़ी अच्छे मूड में, कि अच्छा मूड में नहीं है, तो इसलिए हम लोग एंगर के लिए टेम्पर यूज कर सकते हैं। अगला प्रोस्क्राइब और प्रिस्क्राइब, प्रोस्क्राइब और प्रिस्क्राइब। तो प्रिस्क्राइब ज्यादातर डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन के लिए यूज किया जाता है, यानी कि जो ऑर्डर देना या फिर कोई प्रिस्क्रिप्शन लिख के देना, ठीक है, किसी कोई सलाह लिख के देना, तो उसके लिए हम लोग प्रिस्क्राइब करेंगे, या फिर डॉक्टर ने हमको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है, यानी कि डॉक्टर ने हमको ये मेडिसिन ऑर्डर किया है कि आप ये ले लीजिए, इसके लिए प्रिस्क्राइब। और प्रोहिबिट में होता है, प्रोस्क्राइब में होता है किसी चीज को रोकना, ठीक है, यानी कि स्टॉप, क्या करना, टू स्टॉप कर सकते हैं, या फिर प्रोहिबिट कर सकते हैं। प्रोहिबिट माने भी रोकना, प्रोस्क्राइब, प्रोहिबिट या फिर टू स्टॉप। अब किस अर्थ में करेंगे, जैसे कि ईटिंग पोर्क इज प्रोस्क्राइब्ड इन आवर रिलीजन, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे रिलीजन में पोर्क खाना मना है, यानी कि प्रोहिबिटेड है। तो यहाँ पर प्रोस्क्राइब का यूज कर सकते हैं, और प्रिस्क्राइब ज्यादातर मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के लिए यूज होगा। सीवियर, गंभीर, सीवियर में गंभीर, ठीक है, इसका मतलब है गंभीर। और ये सीवियर, SEVER, सीवियर में गंभीर, और सेवर, SEVER, ये सेवर है, SEVER सेवर में इसको दो टुकड़ों में बांटना, टू कट इनटू टू पीसेस, ठीक है, यानी कि इसको कर सकते हैं काटना, ठीक है, कट, काटना, दो टुकड़ों में काट देना या दो टुकड़ों में बांट देना। सेवर, सेवर में काटना, कटाना लिखा गया है, ठीक है, तो काटना, तो सेवर मतलब काटना। अब अगला जो वर्ड होने वाला है स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअस, ये बड़ा ही बहुत मिस्टेक होता है इसमें, बहुत सारा मिस्टेक इससे हो जाता है स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअस में।
बड़ा ही ब्लंडर कर सकते हैं, इसको मिस्टेक नहीं कहेंगे, इसको ब्लंडर कहेंगे अगर इसमें कोई गलती करता है तो। स्पिरिचुअल मन होता है आध्यात्मिक। क्या होता है? आध्यात्मिक, यानी कि वो आत्मा से संबंधित है। क्या होगा? इसका हो गया आध्यात्मिक। आध्यात्म, ये होता है आध्यात्मिक, ठीक है। ये आध्यात्मिक हो गया, यानी आध्यात्म से संबंधित है स्पिरिचुअल। और ये जो स्पिरिचुअल क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल हुआ, इसमें अल्कोहल से संबंधित है। किसे? अल्कोहल से संबंधित है, इसमें अल्कोहल से संबंधित है। ठीक है, अल्कोहल से स्पिरिचुअल्स क्या है? अल्कोहल से संबंधित है, यानी कि लीकर से संबंधित कर सकते हैं, वाइन से संबंधित कर सकते हैं। तो अगर बोलता है कोई ही इज स्पिरिचुअस मैन, तो वो तो ठीक है। स्पिरिचुअस मैन ठीक नहीं है। स्पिरिचुअस मैन मतलब हो गया वो अल्कोहलिक आदमी है, और स्पिरिचुअल यानी कि वो आध्यात्मिक आदमी है। तो अगर हम किसी सेंटेंस में इसको यूज करते हैं तो मिस्टेक से अगर स्पिरिचुअल की जगह स्पिरिचुअस बोल दिया गया तो बड़ा ही ब्लंडर होगा वो। ठीक है, तो ध्यान से इसका यूज करना है। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल अल्कोहल से संबंधित। ठीक है, अगला देखते हैं लोथ और LOATH। अब ये LOATHE और LOATH, तो पहला डिफरेंस तो दोनों में ये समझना है कि LOATHE ये वर्ब है, ये क्या है? वर्ब है, और ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। LOATHE एक वर्ब हुआ और LOATH एक एडजेक्टिव हुआ। इसका मीनिंग देखते हैं। ठीक है, तो लोथ मतलब होता है टू हेट या डिसलाइक। क्या होता है? टू डिसलाइक या फिर टू हेट कर सकते हैं, नफरत करना या फिर नापसंद करना। LOATHE नफरत करना या नापसंद करना। अब यहाँ पर LOATH है, इसका मतलब होता है रिलेक्टेंट, यानी कि अनिच्छुक। क्या होगा? अनिच्छुक। ये हो जाएगा अनिच्छुक। अनिच्छुक होना, किसी चीज के प्रति रिलेक्टेंट होना, यानी कि उसके प्रति इच्छा नहीं रखना, अनविलिंग। और इसको अनविलिंग। ठीक है, तो लोथ अनविलिंग हो गया। और LOATHE ये हेट से संबंधित है, नफरत से संबंधित है, नापसंद से संबंधित है। और LOATH ये संबंधित है अनिच्छुक या अनविलिंगनेस से। ठीक है, अगला है प्रोसिक्यूट और परसिक्यूट। प्रोसिक्यूट और परसिक्यूट। तो प्रोसिक्यूट जो हुआ ये कोर्ट के द्वारा क्राइम का सजा तय करना। कोर्ट के द्वारा क्राइम का सजा तय करने को कहते हैं प्रोसिक्यूट। ठीक है, और परसिक्यूट यानी किसी को सताना, किस मकसद से? उसको दर्द या दुख देने के मकसद से, किसी को पेन या ग्रीफ देने के मकसद से सताना, उसको पहले हम कहेंगे परसिक्यूट। और ये कोर्ट से संबंधित है। प्रोसिक्यूट किससे संबंधित है? कोर्ट से संबंधित है। ठीक है, और ये संबंधित है पेन या ग्रीफ से, पेन या, ठीक है, ये दर्द या दुख से संबंधित है, सताना। इसका मतलब होता है, इसको कह सकते हैं सताना। ठीक है, परसिक्यूट यानी सताना, किस चीज के लिए? दर्द या दुख देने के लिए। और प्रोसिक्यूट कोर्ट के द्वारा सजा निर्धारित करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको प्रोसिक्यूट करते हैं। अगला है अपोजिट और अपोजिट। तो अपोजिट मतलब तो पता होता है उल्टा, इसका मतलब होता है उल्टा। और अपोजिट मतलब हुआ, अपोजिट है, इसका मतलब हुआ अनुकूल। क्या हुआ? अनुकूल। ठीक है, अनुकूल होना, कोई भी चीज अनुकूल होना यानी कि सुटेबल होना। अनुकूल मतलब सुटेबल होना। और अपोजिट यानी उल्टा। अपोजिट मतलब उल्टा। अपोजिट एक अंतर है, ए वाले वर्ड में हो जाएगा अनुकूल होना, सुटेबल होना, और अपोजिट माने उल्टा। ठीक है, चलिए अगला जो वर्ड होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इमिग्रेट और इमिग्रेट। ठीक है, इमिग्रेट और इमिग्रेट। एक में इमिग्रेट बोलते हैं, ई से उच्चारण होता है, और एक में आई से होता है, वो होता है ई से। ठीक है, बहुत ही माइनर डिफरेंस है प्रोनाउंसिएशन में। तो इसमें इमिग्रेट ये एक वर्ब है, ये क्या है? वर्ब है, और ये भी एक वर्ब है। ठीक है, इसी का नाउन बनता है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट यानी कि इमिग्रेट का नाउन जो होगा एक होगा इमिग्रेंट, और दूसरा नाउन क्या हो जाएगा? इमिग्रेशन। और इमिग्रेट इसका भी एक वही बनेगा, इमिग्रेंट, और दूसरा हो जाएगा इमिग्रेशन। अब मतलब क्या होता है? तो इमिग्रेट में होता है कि एक देश को छोड़ करके दूसरे देश चले जाना।
यानी कि एक देश को छोड़ के दूसरे देश चले जाने वालों को कहते हैं एमिग्रेट, और उस क्रिया को कहते हैं एमिग्रेट। ठीक है, एक देश को छोड़ करके दूसरे देश चले जाना, उस जो क्रिया हो रहा है वहां पर उसको कहेंगे इमिग्रेट। और जो व्यक्ति छोड़ के जा रहा है उसको कहेंगे इमिग्रेंट। जो व्यक्ति छोड़ के जा रहा है उसको कहेंगे इमिग्रेंट, और जो क्रिया छोड़ने का जो क्रिया हो रहा है उसको कहेंगे इमिग्रेट। ठीक है, तो ये इमिग्रेट हो गया। और इमिग्रेट, तो इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा? फ्रॉम। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा से, यानी कि अलगाव हो रहा है। क्या हो रहा है? अलगाव हो रहा है। इमिग्रेट से क्या हो रहा है? इमिग्रेट में फ्रॉम प्रीपोजिशन लगेगा। इमिग्रेट फ्रॉम इंडिया, इंडिया छोड़ के चला गया। इमिग्रेट फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका छोड़ के चला गया। तो यहाँ से क्या हो रहा है? अलगाव का भाव होता है। फ्रॉम से क्या होता है? अलग होने का भाव होता है। तो ये इमिग्रेट यानी कि छोड़ के जा रहा है। इमिग्रेंट, अब ये इमिग्रेट है, इससे इस पे जो प्रीपोजिशन लगेगा वो होता है टू। इसका जो प्रीपोजिशन होता है क्या होता है? टू। इमिग्रेट का प्रीपोजिशन टू और इमिग्रेट का प्रीपोजिशन फ्रॉम। ठीक है, अब यहाँ पर तो देखना है, ये तो नजदीकी बता रहा है। इमिग्रेट क्या बता रहा है? नजदीकी बता रहा है। जैसे कि कोई इंडिया चला आया, माई फ्रेंड इमिग्रेटेड टू इंडिया, माई फ्रेंड इमिग्रेटेड टू इंडिया। ठीक है, हम कह सकते हैं माई ए फ्रेंड फ्रॉम इंग्लैंड इमिग्रेटेड टू इंडिया। मेरा एक दोस्त है जो इंग्लैंड का है, एक इंग्लिश फ्रेंड कर सकते हैं। एन इंग्लिश फ्रेंड ऑफ माइन इमिग्रेटेड टू इंडिया, यानी कि मेरा एक इंग्लिश दोस्त अमेरिका चला है, सॉरी इंडिया चला गया। ठीक है, तो इमिग्रेटेड टू इंडिया, इमिग्रेटेड टू इंडिया, ब्रिटेन छोड़ करके अमेरिका चला, बार बार अमेरिका ज़्यादा दिमाग में, इंडिया चला गया। तो ये क्या हो रहा है? अब इंडिया में वो क्या कहलाएगा? इमिग्रेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इमिग्रेंट कहलाएगा। और अगर एक दोस्त मेरा इंडिया छोड़ करके अमेरिका चला जाता है तो वो क्या कहलाएगा? इंडिया में क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इमिग्रेट, यानी कि इमिग्रेंट। तो सीधा से समझना ये चीज़ है, अगर छोड़ के जा रहा है तो इमिग्रेट, ठीक है, और अगर आ रहा है तो इमिग्रेट। ठीक है, यानी आने वाले को, दूसरे देश से आकर बसने वाले को इमिग्रेंट कहेंगे, और एक देश से छोड़कर दूसरे देश जाकर बसने वाले को इमिग्रेट कहेंगे। ठीक है, क्लियर होगा कॉन्सेप्ट? फ्रॉम और टू का प्रीपोजिशन यहाँ पर आपको क्लियर कर देगा। इमिग्रेट एक देश छोड़ के जाना, और इमिग्रेंट देश में आना। ठीक है, इमर्ज और इमर्स, तो इमर्ज मतलब होता है प्रकट होना। ठीक है, जैसे कर सकते हैं ड्यूरिंग द एक्सकैवेशन ए स्टैचू इमर्ज्ड। ड्यूरिंग द एक्सकैवेशन यानी कि खुदाई के दौरान एक स्टैचू प्रकट हो गया, यानी कि मिल गया, अचानक पा लिया उसको, तो उसके अर्थ में कहेंगे इमर्ज। ठीक है, टू कम आउट क्या हो जाएगा? टू कम आउट। ठीक है, टू कम आउट प्रकट होना, बाहर आना, इमर्ज। अब इमर्स, इसका दो मीनिंग होता है। इमर्स का दो मीनिंग होता है। एक होता है पानी में डूबना। ठीक है, सिंक इन वाटर, क्या होता है? सिंक कर सकते हैं, ठीक है, इन वाटर, और लिक्विड कर सकते हैं, सिंक इन लिक्विड, किसी भी लिक्विड को डूब जाना, तो सिंक कर जाना, इमर्स। और एक होता है अपने काम में लीन रहना, यानी कि किसी काम में खो जाना, इमर्स। जैसे हम कह सकते हैं ड्यूरिंग माई एग्जामिनेशन डेज I used to immerse in my studies. During my examination days, I used to immerse in my studies. और वहाँ पर ये immerse नहीं यूज होगा, वहाँ पर ये immerse यूज होगा, IMMERSE, immerse। ठीक है, ये immerse हो गया। मैं एग्जामिनेशन के दिनों में मैं अपनी पढ़ाई में खोया रहता था, मैंने पढ़ाई में लीन रहता था, तो ये immerse हो गया। सिंक इन लिक्विड या फिर किसी चीज में खोए रहना, उसको कहें immerse। एक्सकर्शन मनोरंजन, एक्सकर्शन यानी मनोरंजन, यानी कि पिकनिक कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसको पिकनिक कर सकते हैं। और इनकर्शन यानी अटैक, सडन अटैक, क्या कर सकते हैं? अटैक, इसको कहेंगे। ठीक है, जैसे कर सकते हैं इनकर्शंस ऑफ मंगोलियन एम्पायर डिस्ट्रॉयड द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। मंगोलियन एम्पायर का जो इनकर्शंस था, अटैक था, तो इनकर्शन का मतलब अटैक हो गया, और एक्सकर्शन मतलब पिकनिक हो गया, मनोरंजन के अर्थ में।
इनेप्ट मतलब होता है अकुशल, इनेप्ट माने अकुशल, क्या हो जाएगा, अकुशल, ठीक है, अकुशल होना, यानी कि ही इज इनेप्ट इन प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलने में अकुशल है, या फिर ही इज इनेप्ट इन डूइंग बिजनेस, वह व्यापार करने में अकुशल है, तो इनेप्ट हो गया। और इन एप्ट, ठीक है, इनेप्ट, ये जो इनेप्ट है इसका मतलब होता है अनसुटेबल, ठीक है, क्या होता है, अनसुटेबल, अनसुटेबल, ठीक है, ये हो गया इनेप्ट अनसुटेबल, और ये हो गया इनेप्ट अकुशल, यानी कि ये अनुकूल नहीं होना, इनेप्ट माने प्रतिकूल होना, इनेप्ट माने प्रतिकूल होना, यानी कि सुटेबल नहीं होना। हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि द टाइटल ऑफ दिस बुक, द टाइटल ऑफ दिस बुक या फिर टाइटल ऑफ दिस ऑफ योर नोवेल इज इनेप्ट, इनएप्ट, एपीटी, द टाइटल ऑफ योर नोवेल इज इनएप्ट, ठीक है, और अकुशल इनेप्ट के लिए। तो इस तरह से हम लोगों ने 15 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखा और इनकी मीनिंग्स को समझा। एक वीडियो को इसको 1-2 बार देखिएगा तो ज़्यादा क्लियर रूप से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेंटेंसेस में यूज़ करने पे क्या होता है कि और ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए हम कोशिश किए कि आप लोगों को इसका मीनिंग बता दिया जाए। अब तैयारी करने के दौरान क्या होगा, एग्जामिनेशन में जब आपको या फिर प्रैक्टिस सेट के दौरान जब आपको ये सब वर्ड मिलेगा तो आपको रिकवर हो जाएगा इसका मीनिंग, और उस मीनिंग के आधार पे आप उसको बेटर तरीके से सॉल्व कर पाइएगा, यानी कि उस एरर को डिटेक्ट कर पाइएगा, ठीक है। तो वीडियो को कोशिश कीजिएगा 1-2 बार देख लेने का, या फिर उसको बिना स्किप किए देखने का, और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। चलिए, और होमोफोन्स हैं, इस तरह से बहुत सारे होमोफोन्स हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं, तो कोशिश करेंगे उन सभी होमोफोन्स को आपके सामने रखा जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो अगले, धन्यवाद।